हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी और आप इन कुछ दिनों में मेहनत करके यूपी पुलिस कांस्टेबल में वर्दी की तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब एक स्टूडेंट जो होता है उसके लिए कई सारी समस्याएं आ जाती हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। तो अगर मैं अभी जानता हूँ कि अगर आप अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ाई की होगी और अभी आपने कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं की होगी, तो आपके लिए जो 38-30 दिन जो आपके लिए जो बेहतरीन होने वाले हैं, उसमें भी आप अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, 8-9 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं और आप पहले से पढ़ाई अगर कर चुके हैं, तो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे अगर आप अच्छे तरह से पढ़ाई करते हैं, हर सब्जेक्ट की कवरिंग 2-2 घंटे में अगर करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 60,000 जो वैकेंसी हमारी 60,000 प्लस जो वैकेंसी है, उसमें क्या होने वाला है, उसमें ये होने वाला है कि 6 लाख बच्चा, यानी कि 10% भी अगर बच्चा लिया आता है तो 6 लाख स्टूडेंट लिया जाएगा, जहाँ पे 30-32 लाख फार्म हमारा पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा भी पड़ जाए यहाँ से। तो उम्मीद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करें और जितनी अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे, उतनी अच्छी तरह से आपका सिलेक्शन होगा। अब स्टूडेंट के लिए रीजनिंग भी पढ़नी है, गणित भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और आपकी जीके और जीएस भी पढ़नी है। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे खतरनाक माहौल ये हो सकता है कि वो 4 सब्जेक्टों की कवरिंग करेगा और 4 सब्जेक्टों में कौन-सा सब्जेक्ट उसको आता है, जो सब्जेक्ट उसको आता है वो सब्जेक्ट वो ज़्यादा ना मेहनत करे, वो पेपर के टाइम पर मेहनत कर ले। लेकिन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे कम समय लेने वाला कोई सब्जेक्ट अगर है तो वो जीके और हिंदी, जो सबसे मेन सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। तो जीके और जीएस के लिए आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं डेली रूटीन पर, और ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बताएगा। 38-38 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में, यानी कि जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों की हमने आपके लिए तैयारी कर रखी है। ठीक है? तो जब तक पेपर नहीं आता तब तक हम लगातार प्रैक्टिस सेट लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट को सिर्फ सुनिएगा और देखिएगा। पीडीएफ आप कमेंट्स बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं है तो आपके लिए नंबर है, उस पर आप पीडीएफ भी मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है? तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर पे नंबर भी मिल जाएगा। यानी कि अगर बात हम करें तो कौन सा नंबर है आपके लिए, तो ए नंबर है आपका 94002447 4। इस पे आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए पीडीएफ और भी स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। ठीक है? तो चलिए आज क्वेश्चनों की बौछारों के साथ शुरू होते हैं। वही प्रश्न जो हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आप उन प्रश्नों पर कर भी सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है आपके। देखिएगा, जो जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो भारत में 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं? 8 प्रकार के। अब ये 8 प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य जो हमारे होते हैं, ये कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से शहर में आयोजित किए जाते हैं। तो डांस की अगर हम बात करें, यानी कि अगर डांस की हम बात करें तो डांस देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लोक नृत्य और एक होता है आपके शास्त्रीय नृत्य, यानी कि क्लासिकल डांस, जिन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है? 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। ठीक है? क्लासिकल नृत्य जो होते हैं उनको रूपरेखा के द्वारा किया जाता है और लोक नृत्य जो होते हैं उन्हें किसी भी तरह से कर सकते हैं। भांगड़ा, अब भांगड़ा के लिए कोई रूपरेखा निर्धारित नहीं है, जैसे कूद सकते हो वैसे कूदो। नागिन डांस जैसे कूद सकते हो वैसे वैसे कूदते चलो। ये सब नागिन डांस के अकॉर्डिंग, ये सब क्या है, लोक नृत्य है। ये सब हर राज्यों में प्रचलित है, लेकिन जो भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहाँ कहाँ प्रचलित हैं। तो देखिएगा, एक तो कथकली है आपका, जो कि आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। कथक आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश साइडों में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिमी यूपी में होता है। अब अगर बात करें भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है। ठीक है? और मणिपुरी तो आपको पता ही है कहाँ पर होता है, मणिपुर में होता है। तो 4 तो आपके ये हो गए, 4 शास्त्रीय नृत्य आपके ये हो गए। उसके बाद एक नृत्य होगा जिसे कहेंगे मोहिनी अट्टम। कौन सा होगा आपके? मोहिनी अट्टम होगा, जो आपके कहाँ पर होता है? केरल में होता है। तो केरल के देखिएगा 2 होते हैं। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य 2 जो है वो केरल में होते हैं। ठीक है? एक केरल में आपका हो गया। उसके बाद कुचिपुड़ी आपका होता है। कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है आपके? आंध्र प्रदेश में होता है।
ठीक है, कहाँ पर होता है? आपके आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सत्रिया, कहाँ पर होता है? आपके असम में होता है। बिहू आपका लोक नृत्य है, ना कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। और फिर आपका उड़ीसा, यानी कि उड़िया, ये कहाँ पर होता है? आपके उड़ीसा में होता है। तो देखिएगा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब देखिएगा आपकी बिहू की अगर मैंने अभी बात करी तो बिहू जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? आपके असम का है। उत्तर प्रदेश में भी लोक नृत्य होते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था चरकुला, कहाँ का नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। तो चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। 108 दिए सिर पर रखकर करते हैं। ठीक है, पाई डंडा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये सब ऐसे क्या होते हैं? लोक नृत्य आपके होते हैं। क्या होते हैं? लोक नृत्य होते हैं। टॉपिक पढ़ा था हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पढ़ा था टॉपिक। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब प्रश्न है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित है। और इनके साथ में एक व्यक्ति और हैं जिन्हें कहते हैं लच्छू महाराज, ये भी किससे संबंधित है? आपके कथक से ही संबंधित है। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी आपके कथक से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह हमने पहले प्रश्न कंप्लीट करा, जिसके साथ में हमने कई सारे पॉइंटों को भी देखा है। भारत में किस राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो भारत में किस राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर है? अगर साक्षरता दर की बात करेंगे, साक्षरता दर, तो देखिएगा ओवरऑल अगर भारत की साक्षरता रेट की बात करेंगे तो भारत की साक्षरता रेट जो है ओवरऑल वो आपके 74.04% है ओवरऑल, जिसमें पुरुष की साक्षरता रेट अलग होती है और महिलाओं की साक्षरता रेट क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, पुरुषों की अगर बात करेंगे तो अप्रोक्स 82.14% है और यहाँ पर अगर बात करेंगे महिलाओं की तो 65.46% है आपकी महिलाओं की। नहीं, कह सकते हैं अप्रोक्स है। ठीक है, यहाँ पर इतनी निकाली गई है महिलाओं की। तो साक्षरता रेट में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा साक्षरता रेट है वो कहाँ पर है? केरल में है। और केरल के बाद साक्षरता रेट आपके कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लक्षद्वीप क्या केंद्र शासित प्रदेश है इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता रेट है? उसके बाद अगर बात करेंगे तो मिजोरम में है आपके। कहाँ पर है? आपके मिजोरम में है। कहाँ पर है? आपके मिजोरम में है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो मिजोरम में है, सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आपके केरल में है। सबसे कम साक्षरता रेट कहाँ पर है? तो सबसे कम साक्षरता रेट आपके बिहार में है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता रेट कहाँ पर है? आपके बिहार में। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो साक्षरता तो कितने उम्र का व्यक्ति साक्षर माना जाता है? 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं? साक्षर माना जाता है। तो साक्षरता की जो जनगणना की जाती है, जो गणना की जाती है वो 7 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के ऊपर साक्षरता की गणना की जाती है। तो 7 वर्ष से अधिक का जो व्यक्ति होता है उसको ही साक्षर माना जाता है। ठीक है, उसको ही साक्षर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, या राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने? तो किसने करी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। कहां पर करी? कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अगर हम ओवरऑल पूछें कि कोलकाता की स्थापना किसने करी तो जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना करी। जॉब चार्नक ने किसकी स्थापना करी थी? कोलकाता की। ठीक है, जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना करी थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने करी थी। राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, क्या कर दिया था? के साथ मिलकर 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया।
सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। राइट, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था राजा राममोहन राय ने 4 दिसंबर 1829 में, किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन टाइम की बात करेंगे तो 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन काल है। ठीक है, और अगर बात करें तो लास्ट ईयर प्रश्न भी पूछा गया था कि ठगी का अंत किसने किया, तो ठगी प्रथा का जो अंत किया था वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में, और इसके लिए ठगी प्रथा के लिए कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया था। लेकिन हुआ किसके समय में था? तो कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया था। हुआ किसके समय में था? तो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। दो कार्य वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेट याद रखिएगा 4 दिसंबर 1829 को। इस बार हो सकता है पेपर में आपके डेट पूछी जाए। ठीक है, कब? 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है, अब बात हम करेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण रामहंस परम मिशन। ठीक है, परमहंस मिशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा कब की थी, तो देखिएगा 1893 में शिकागो गए थे। शिकागो से लौटने के बाद ये जब आए थे तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, और उसके बाद दोबारा से शिकागो गए थे। 1899 में दोबारा शिकागो गए थे। जब पहली बार शिकागो गए थे तो किसके खर्चे पर गए थे? राजा अजीत सिंह। इनके पास में रुपए पैसा नहीं था, तो राजा अजीत सिंह के खर्चे पर गए थे। किसके खर्चे पर गए थे? राजा अजीत सिंह के खर्चे पर गए थे। कहां पर? शिकागो में राजा अजीत सिंह के खर्चे पर गए थे। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, उठो जागो जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये किसका कथन था? ये जो कथन था वो किसका कथन था आपके? ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। यानी कह सकते हैं 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि पुनः वेदों की ओर लौटो, अगर इसके आगे मैं पुनः लगा दूं, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो पुनः वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था आपके? ठीक है, दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है, और आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जो बताएं कि ये क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोलकाता की स्थापना को याद रखिए जॉब चारनाक ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जनपद है और तेल रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मथुरा। ठीक है, मथुरा। तो एक हाथी हॉस्पिटल है मथुरा में। हाथी हॉस्पिटल है। ठीक है, किस गांव में है मथुरा के? तो चिरमुरा। चिरमुरा गांव में है आपके। ठीक है, ये कहां पर है आपके? मथुरा में। चिरमुरा गांव में हाथी हॉस्पिटल है। ठीक है, तो तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में ओनली कहां पर है आपके? मथुरा में। ठीक है, हाथी की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत आपकी 1992 में की गई थी। और देखिएगा, मोहबा में बात करेंगे तो पान अनुसंधान संस्थान है। पान अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपके? मोहबा में।
ठीक है, पान अनुसंधान संस्थान आपके महुआ में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि पान की खेती उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे ज्यादा होती है, तो महोबा में सबसे ज्यादा आपके पान की खेती होती है। कह रहे मुद्रा का क्या तात्पर्य है, तो मुद्रा देखिएगा क्या है, मूल्य का मापक है, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन है, ये तो नहीं है, लाभांश है नहीं, किसी राज्य की प्रतिवर्ष कुल आयु है, ये भी नहीं है, क्या है, मुद्रा का मापक है। ठीक है, मुद्रा का क्या है, मापक है आपके, ये मूल्य का मापक है, मूल्य मतलब मुद्रा ही होती है आप लोगों की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा 1920 में तो हुई थी, लेकिन किस 1920 में हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। जो सबसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो सबसे पुरानी आपकी ट्रेड यूनियन थी, सबसे पुरानी, 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनिटी डे। कौन सा डे बनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं आपके 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, 1920 को हम मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को यूनिटी डे बनाते हैं, किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव सिंह को मार दिया गया था, तो कौन सा मुगल शासक ऐसा था जिसके आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु को मार दिया गया था। देखिएगा, प्रश्न आपके जब भी पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, जब भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा तो इनका शासन काल भी पूछा जाता है। देखिएगा, लास्ट ईयर यूपी वीडियो का जब पेपर हुआ था, जो पेपर आपके कैंसिल हो गया था, तो वहां पर इनका शासनकाल पूछा गया था, जहांगीर का शासनकाल। तो हो सकता है किसी का शासनकाल मैचिंग करने के लिए पूछा जा सकता है, मैचिंग करने के लिए भी शासनकाल पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, जितने भी मुगल बादशाह हैं इनका शासनकाल और इनके मकबरे याद रखिएगा, मुगल बादशाहों का शासनकाल और उनके मकबरा। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। यानी कि बाबर जो थे 1526 से लेके 1530 तक क्या थे, बाबर। यानी 4 साल शासन करे बाबर। उसके बाद में अगर बात करें तो हुमायूं, तो हुमायूं ने शासन किया 1530 से लेके 1540 तक। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ समय के बाद शेर शाह से मुठभेड़ हो गई और इन्हें भागना पड़ा पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान इन्हें भागना पड़ा तो ये 1555 में फिर से आए, क्योंकि शेर शाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर में हो जाती है। इसके बाद ये फिर से भाग कर आए, कहाँ, पाकिस्तान से यहाँ इंडिया। तो पाकिस्तान रहे तो इन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। जब हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली तो इससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं अकबर। ठीक है, तो अकबर का शासनकाल की अगर बात करें, अकबर का, अब देखिएगा लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल बादशाह के समय हुई थी, तो हम कह सकते हैं 1600 में हुई थी, अकबर के समय हुई थी। फिर देखिएगा जहांगीर कौन था, अकबर का पुत्र था। तो सबके सब क्या थे, अकबर का पुत्र था, 1627। अब जहांगीर के बाद बात करेंगे तो शाहजहां, ये भी किसका पुत्र था, शाहजहां, 1627 से लेके 1658, 1627 से लेके 1658। और औरंगजेब जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, जो कि शक्तिशाली बादशाहों में अंतिम मुगल बादशाह था, तो हम कह सकते हैं 1600, यानी कि 1658 से लेके आपके 1707 तक पूछी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इन सभी का शासनकाल बहुत जरूरी है। इन सभी के बीच में एक शेरशाह सूरी भी आया था, ठीक है, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है आपके। ठीक है, तो देखिएगा बाबर, बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल में। तो बाबर का मकबरा आपके काबुल में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है, तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा। वो सिकंदरा नहीं जो आंध्र प्रदेश में, सिकंदरा कहां पर है, आगरा में है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है, लाहौर में। शाहजहां का मकबरा कहां पर है, ये तो सभी को पता, आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहां पर है, औरंगाबाद में।
बीबी का मकबरा जिसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं, औरंगाबाद में। कहां पर है आपके? औरंगाबाद में। ठीक है। अब ये खुलदाबाद भी बोल सकते हैं इसे। तो इन सभी के मकबरे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर का मकबरा कहां पर है? आपके लाहौर में। अब देखिए, के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु की हत्या करा दी। तो देखिएगा, जो औरंगजेब ने, ठीक है, 5वें गुरु, यानी कि 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे सिख समुदाय के। उनकी हत्या करा दी। किसने करा दी? आपके जहांगीर ने करा दी। क्यों करा दी? क्योंकि जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था जिसे कहते हैं खुसरो की सहायता करी। खुसरो की सहायता करने के कारण इसकी हत्या करा दी। किसकी? गुरु अर्जुन देव सिंह की हत्या करा दी। किसने? जहांगीर ने। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या करा दी? इनकी हत्या करा दी। ठीक है। तो एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यही प्रश्न पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। ओके। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया था? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाते हैं? मेजर ध्यानचंद की याद में बनाते हैं। 29 अगस्त को बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 14 को बनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस। तो 14 को 2 दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। और अगर बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? विश्व डायबिटीज दिवस या मधुमेह दिवस भी बनाते हैं। ठीक है। मधुमेह जो होता है वो आपका डायबिटीज होता है। क्यों होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी। अगर पेपर में आपके आता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स है। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज करी थी बेटिंग बेस्ट ने। ठीक है। तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह हमारे होगा तो इंसुलिन की कमी के कारण आपके होगा। और इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है। 27 जुलाई को कौन सा? 2 अक्टूबर को बनाते हैं आपके अहिंसा दिवस के रूप में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अहिंसा दिवस बनाते हैं। और गांधी जी की जयंती भी बनाते हैं। कब? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। 27 जुलाई को क्या बनाते हैं? CRPF का दिवस बनाते हैं, जो कि आपकी फोर्स होती है। तो CRPF दिवस बनाते हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे प्राचीन, सबसे पहले क्या है? वेद। सबसे पहले क्या है? वेद। हमारे इतिहास में वेद होते हैं, पुराण होते हैं आपके, और आपके उपनिषद होते हैं। क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं। तो तीनों की जानकारी होनी चाहिए हमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आपके ब्राह्मण भी होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण भी होते हैं, आपके आरक्य भी होते हैं, ये सभी भी आपके होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरक्य आए, फिर उपनिषद आए, इसी में बीच में पुराण। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या आपके 18 है। सब कुछ याद होना चाहिए हमें। वेद कितने हैं? सबको पता है वेद कितने हैं। 4 वेद हैं आपके। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद। क्या सभी वेदों के उपवेद भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सभी वेदों के उपवेद भी आपके होते हैं। ठीक है। उपवेद मैंने आपको बताए हैं, इस सीरीज नंबर फर्स्ट में मैंने आपको उपवेद भी बताया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, उपवेद भी मैंने आपको बताया। तो वेद आपको पता है। यहाँ पर बात पुराणों की जाती है। चलिएगा, वेदों की रचना किसने करी? कृष्ण द्वैपायन। सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे, कृष्ण द्वैपायन ने वेदों की रचना करी। ठीक है। अब देखिएगा, पुराण आपके आ गए और आपके उपनिषद आ गए। ठीक है, हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुए थे जिन्होंने, पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन है? प्रश्न बनेगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है आपके दारा शिकोह, जिसे भारतीय इतिहास में लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो आपका दारा शिकोह है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला व्यक्ति है जिसे हम कहते हैं मुस्लिम, वो क्या है? आपका अल-बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बरूनी है और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन सा है? आपका दारा शिकोह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है? आपके 18। और सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा? आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है।
उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, अल-बरूनी कहते हैं। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि अल-बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था, तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। 11वीं शताब्दी में भारत आया था। किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ आया था। तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला व्यक्ति था जो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। और अल-बरूनी ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे कहते हैं तहकीक-ए-हिंद, तहकीक या किताब-उल-हिंद, हम उसको किताब-उल-हिंद भी कह सकते हैं या तहकीक-ए-हिंद कह सकते हैं। ये आपके अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल हो गई इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। पुराण सबसे ज्यादा कौन से, देखिए सबसे जो प्राचीन जो पुराण है वो आपका क्या है, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन जो वेद है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। अब आपसे प्रश्न ये है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद जो है, उपनिषद की अगर बात करेंगे तो दार्शनिक ग्रंथ है हमारे, ये आपके दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। उपनिषद आपके दार्शनिक ग्रंथ है, यानी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना आपका उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। और सबसे प्राचीन जो उपनिषद है उसे हम क्या कहते हैं, बृहदारण्यक। ठीक है, तो सबसे प्राचीन हमने सबके देख लिए हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे उपनिषदों में देखेंगे तो छंदोग उपनिषद है, ये आपका छंदोग उपनिषद है जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण की चर्चा की गई है छंदोग उपनिषद में। ठीक है, तो श्री कृष्ण की चर्चा की गई है आपके छंदोग उपनिषद में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुगडो उपनिषद की बात करेंगे, देखिएगा मुगडो को उपनिषद की बात करेंगे तो मुगडो उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, सत्यमेव विजयते, सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। ठीक है, सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। छंदोग उपनिषद में कृष्ण की चर्चा की गई है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा रचयिता कौन है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक को लिखा था। कौन सी पुस्तक को लिखा था, गीतांजलि पुस्तक को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और मोहम्मद इकबाल ने गीतांजलि के लिए 1913 में पहला नोबेल भी मिला था। 1913 में पहला नोबेल भी मिला था। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने क्या लिखा था, तो गांधी जी के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। सी आर दास को क्या कहते थे, सी आर दास को देश बंधु कहते थे। क्या कहते थे, देश बंधु कहते थे। इनकी फ्रेंड ऑफ नेशन, ये फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से जानते थे इनको। ये फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से जानते थे इनको। ठीक है, याद रखिएगा सी आर दास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिएगा ऐसा प्रश्न भी पेपर में आपके आएगा, तो अब बिल्कुल आएगा 100%, क्योंकि अच्छी अच्छी जीके आएगी, बेकार जीके नहीं आएगी। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है, लखनऊ में। लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ की स्थापना किसने करी, आसफ उद्दौला। देखिए लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ की स्थापना किसने करी, आसफ उद्दौला ने की थी। लेकिन लखनऊ को प्राचीन समय में अवध बोलते थे, और अवध की स्थापना किसने की थी, शहादत खान ने। ठीक है, किसने की थी, शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो बड़ा इमामबाड़ा तो बिल्कुल आपका ठीक है, एकदम राइट है। निशांत बाग आपके जम्मू कश्मीर में बिल्कुल है। फिरोज शाह कोटला आपके दिल्ली में है, ये भी ठीक है। हुमायूं का मकबरा अभी तो हमने बात करी, हमने क्या कहा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है, हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली के दीन पन्हा नगर में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा। दिल्ली की स्थापना आंगनपाल के द्वारा की गई, और दिल्ली को डिजाइन किसने किया था, एडवर्ड लुटियास ने किया था।
दिल्ली के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में टोटल इंफॉर्मेशन दी है, जितने क्वेश्चन हमारे यूपी में के पेपरों में बनेंगे, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में ना होकर कहां पर है, दिल्ली में है। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो चंदौली में है आपके, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, चंदौली में है आपके, ठीक है, ओके। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, मैंने खेल तो पहले बोल दिया, किससे संबंधित है, आपके खेल कूद से संबंधित है, किससे संबंधित है, खेल कूद से संबंधित है आपके अर्जुन पुरस्कार। भारत में भारत कोकिला के नाम से किससे जाना जाता है, देखिए लता मंगेशकर, किसे कहते हैं, लता मंगेशकर को क्या कहते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू को कहते हैं, किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहते हैं, ठीक है, सरोजिनी नायडू को। इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं, आयरन लेडी कहते हैं, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी को। पीटी उषा एक अध्यापक थी, ठीक है। और देखिएगा सरोजिनी नायडू के अगर फैक्ट की बात करें तो भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि 1947 से लेकर 1949 भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, ठीक है, पहली महिला क्या रही, राज्यपाल रही। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, देखिएगा भारतीय है, पहली महिला भारतीय, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष है, ठीक है। और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो 1925 में किस अधिवेशन की, तो कानपुर अधिवेशन की। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं, राइट। याद रखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, आप 14 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आप आगे भी मूव करेंगे प्रश्नों के साथ में। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं हमारे पास में, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न। जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, देखिएगा मैं आपके 3 आर्टिकल की बात करूंगा उपराष्ट्रपति से। आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 की बात करूंगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होगा। पहला सर्वोच्च पद कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, जो आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 64 यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति लिख लीजिएगा आप लोग भी, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा, यानी कि क्या होगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो वही हमारे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे वो भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहेंगे, राष्ट्रपति के सभापति भी रहेंगे। और आर्टिकल नंबर 1 की बात और हम करेंगे, आर्टिकल नंबर 65 की बात और करेंगे। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप एक प्लेलिस्ट है ROARO की, उसमें जाकर आप उपराष्ट्रपति का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट किया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद हमने ग्रहण किया था। कहां से लिया उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन थे। कौन थे, एस राधाकृष्णन थे। भारत के मुस्लिम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत आते हैं। क्या कहते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद की जो हमने चर्चा की है वो किस देश के संविधान से ली है, तो ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को भी मैंने आपके फुल डिटेल में पढ़ाया है संविधान की क्लास में। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में अभी हमने बात करी। बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 75 75 के अंतर्गत। तो 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करेंगे वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत। और देखिए लोकसभा अध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा पॉइंट है जो कभी भी शपथ नहीं लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति आपके हो गए। ठीक है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखिएगा, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपका, स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है आपका, यही है आपकी त्वचा। कौन सा होता है, इंटेस्टाइन आपके, यानी कि आंत जो होती है, फेफड़े लंग्स होते हैं हमारे, हृदय, हृदय क्या होता है, तो देखिएगा इसका आंसर तो क्या होगा आपके, आंत होगा, यानी कि हैजा से। हृदय की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, हृदय जो हमारा होता है, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को बोलते हैं। तो हृदय क्या करता है, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हृदय आराम कब करता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको लगता होगा कि हृदय आराम करे तो आप लोग आराम कर जाओगे पूरी तरह से। अगर हृदय ने आराम किया तो हमारा राम राम सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हृदय आराम कैसे करेगा, कब करेगा, तो दो धड़कनों के बीच में करेगा। अब दो धड़कनें किसकी हैं, देव और अंजलि की। दो धड़कनों के बीच दो धड़कनें वो किसकी हैं, देव और अंजलि की हैं, यानी कि शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी की दो धड़कनें हैं। शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी की दो धड़कनें हैं, देव और अंजलि, यानी कि धड़कन मूवी की बात की जा रही है। तो हृदय कब आराम करेगा, दो धड़कनों के बीच में आराम करेगा। कब आराम करेगा, दो धड़कनों के बीच में आराम करेगा। हृदय दिवस हम कब बनाते, तो हृदय दिवस हम बनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हृदय दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, फेफड़े हमारे होते हैं। ठीक है, हृदय कब आराम करता है, दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। हृदय के अध्ययन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं हृदय के अध्ययन को। ठीक है, याद रखिएगा 17 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। 18वां प्रश्न है आपके लिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, तो मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। आपने एक नाम सुना होगा अटल सुरंग का, तो अटल सुरंग अभी कहाँ बनी है, रोहतांग दर्रे पर बनी है। जो अटल सुरंग जो बनी है वही आपके क्या है, दर्रा बना हुआ है, अटल सुरंग। ठीक है, कितने किलोमीटर की है, 9.02 किलोमीटर की है आपकी अटल सुरंग। ठीक है,
तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, किस दर्रे पर है आपके, यही दर्रा जो है वही आपका जोड़ता है, यानी कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल, पीर पांजर और जोजिला तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर है आपके, जम्मू कश्मीर में। दर्रों से प्रश्न आपके आएगा, पासिस से प्रश्न आपके आएगा। जैसे अगर मैं दर्रे पूछूं, मैं पूछ रहा हूं कि नीति दर्रा कहाँ पर है, नीति दर्रा कहाँ पर है, माना कहाँ पर है, और अगर पूछा जाए लिपुलेख कहाँ पर है, तो देखिएगा तीनों के तीनों दर्रे आपके एक ही जगह पर हैं, उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीति हो गया, मान गया, और आपका ये सब आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, सिपकिला कहाँ पर है आपके, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो दोनों के दोनों दर्रे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के हम पढ़ ही चुके हैं, बाकी आप लोगों से जितना हो सके उतने आप दर्रे याद करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पॉइंट से। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो मलेरिया की दवा क्या है, कुनैन है। तो मलेरिया की दवा जो कुनैन है वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कहाँ से, सिनकोना से। ठीक है, तो मलेरिया की बात करेंगे, विश्व मलेरिया दिवस कब बनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। मान लीजिएगा मलेरिया हो गया आप लोगों को, ठीक है, तो मलेरिया का एक परजीवी होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मोमोडियम परजीवी। तो प्लाज्मोमोडियम जो परजीवी होता है वो क्या होता है, प्रोटोजुआ होता है। तो इसके परजीवी की खोज किसने करी थी, तो प्रोटोजुआ जो परजीवी था, इसके परजीवी की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो प्रोटोजुआ जो परजीवी था, इसके परजीवी की जो खोज की थी वो किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, उन्हीं ने इसकी खोज की थी, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। उन्हीं ने क्या करी थी, प्रोटोजुआ, यानी कि जो मलेरिया का जो परजीवी होता है उसकी खोज की थी, किसने, रोनाल्ड रॉस ने। और मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, और मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा या स्प्लिन बोल सकते हैं। ठीक है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हमारा। तो मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन, वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कहां से प्राप्त की जाती है, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो मलेरिया कैसा रोग है, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसमें प्लाज्मोमोडियम परजीवी होता है, जिसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं। यूकेलिप्टिस क्या होता है, तो शत्रु होता है हमारा, ठीक है, जंगल का शत्रु आपके होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, ठीक है, तो सिलिकॉन वैली आपके कहां पर स्थित है, चेन्नई में, बेंगलुरु में। आईटी सेक्टर कहते हैं सिलिकॉन वैली को। ठीक है, मोहाली आपके पाकिस्तान में है, इसको हम आईटी सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, आईटी सेक्टर। भारत में बहुत सारी वैली है, जैसे सिलिकॉन वैली हो गई, ऐसी आपकी एक वैली है जिसे कहते हैं साइलेंट वैली। ये आपकी साइलेंट वैली, ठीक है। उसके बाद में फूलों की घाटी है, यानी कि घाटी को वैली कहते हैं, फूलों की घाटी। ठीक है, देखिएगा वैली मतलब क्या होता है, घाटी। और एक आपकी पिन वैली है। ठीक है, ये देखिएगा बहुत सारी आपकी है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि मैचिंग कर लीजिएगा, बैली मतलब क्या होता है, जो लड़कियां पहनती हैं वो बैली नहीं कि उठाई और मार दी, वो बैली नहीं होती, लड़कियों वाली बैली नहीं। बैली मतलब होता है घाटी। कहते नहीं तुम्हारी घाटी बहुत बड़ी है, तो तुम्हारी घाटी बहुत बड़ी है का मतलब वो नहीं कि बैली। इसलिए घाटी जो होती है बहुत बड़ी होती है, गहराई तक होती है। जैसे देखिए कश्मीर घाटी बहुत निचले पर सैफरॉन पाया जाता है, जो कि केसर के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर घाटी। ऐसी आपकी कुल्लू घाटी है, कहाँ पर है आपकी कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल्लू घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेब के उत्पादन के लिए। ठीक है, सेब के उत्पादन के लिए। और ये देखिए कहां पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। फिन वैली आपके हिमाचल प्रदेश में है, फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में है, और साइलेंट वैली आपके केरल में है। भारत की सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत की सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, साइलेंट वैली पाई जाती है। इसे शांत घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, शांत घाटी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आईटी सेक्टर सिलिकॉन वैली कहां पर है, तो सिलिकॉन वैली आपके बेंगलुरु में। कहां पर है, बेंगलुरु में। प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिली बिली निम्नलिखित में से किस देश से संदर्भित करता है,
या किस देश से संबंध करता है? तो बिलीबिली, बिलीबिली, बिलीबिली कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। उष्णकटिबंधीय तूफान जो होता है, जो बिलीबिली जो होता है, वो कहाँ पर मिलेगा? आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, कैपिटल क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या है आपके? डॉलर। देखिएगा, आपके लिए एक बात बता दें कि आप कैपिटल करेंसी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में एक कैपिटल और एक करेंसी आपके पूछी जाएगी। उसके लिए हम आपको बताएंगे 50 राजधानी बताएंगे, उसी में से आपके पेपर में पूछी जाएगी। उसके अलावा आपकी कोई भी राजधानी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? तो आप लोग अभी से तैयारी करिएगा। कितने क्लास में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पुटअप करोगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? देखिएगा, एक कैपिटल करेंसी आपकी आनी है, तो अभी से आप याद करिएगा, आपको एक एक कैपिटल और एक एक करेंसी आपको आनी चाहिए, ठीक है? 195 देशों की पूछी जाती है। बायोगैस मुख्य तक किसमें होती है? यदि बायोगैस में मुख्य कौन सी गैस होती है, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिएगा, कौन सी गैस होती है? जैसे आपके पास में कई सारी गैसें होती है, जैसे सीएनजी, ठीक है, एलपीजी आपके पास में होती है, और आपके पास में होती है प्राकृतिक गैस, जिसे कहते हैं नेचुरल गैस। और अब आपके पास में और भी एक गैस आ गई, जिसे हम कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं? गोबर गैस। अब देखिएगा, मैजिक पॉइंट देखिएगा, इन सभी गैसों में मैजिक पॉइंट, इन सभी गैसों का, यानी कि इस गैस का और इस गैस का और इस गैस का, इन सभी का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मीथेन। इन सभी गैसों का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है। लेकिन एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन। याद रखिएगा, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। और इन सभी गैसों का मुख्य अवयव जो है वो क्या है आपके? ठीक है, वो आपके मीथेन है। तो आंसर क्या होगा? मीथेन। हीलियम कहाँ? गुब्बारों में भरी जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। अब आप ये मत बोलिएगा कि हीलियम भरी जाती है वायुयान के टायरों में। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। क्यों भरी जाती है? एक कॉन्सेप्ट है, क्यों भरी जाती है, ठीक है? इसके लिए पढ़िएगा आप लोग ज्योग्राफी में जाकर, ठीक है? सेशन ज्योग्राफी में देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा, राज्यसभा, संसद के दो सदन होते हैं। अगर संसद की बात करें तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है आपकी लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। संसद की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 में क्या है? संसद है। आर्टिकल नंबर 80 में क्या है? ठीक है, राज्यसभा है। और आर्टिकल नंबर 81 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 81 में आपकी लोकसभा है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 81 में आपके क्या है? लोकसभा है। क्लियर हो गया? 79, 80, 81। अब भी क्लियर नहीं हुआ तो लिख लीजिएगा सरला। रा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80, 81, ठीक है? अब यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? राज्यसभा की। तो देखिएगा, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, पहला पॉइंट। राज्यसभा भंग नहीं होती, भंग नहीं होती क्योंकि एक स्थायी सदन है। भंग नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। तो रीजन क्या है स्थायी सदन का? क्योंकि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है? और जो सदस्य सेवानिवृत्त हो सकते हैं वो दोबारा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा से भी इसमें आ सकते हैं। इसकी कोई क्रियाकलाप नहीं है कि चुनाव एक बार सेवानिवृत्त हो गए तो दोबारा नहीं लड़ेंगे, वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की जो मैक्सिमम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। और इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष है आपके? वो 6 वर्ष है, इस संविधान ने तय किया है, ठीक है? और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। और इसके लिए जो कार्यकाल है वो कितना है आपके? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी संस्था है जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसको कभी भंग किया जा सकता है, लोकसभा का कभी भी विघटन किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? 30 वर्ष। तो देखिएगा,
राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो एज होती, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल के लिए जो एज होगी वो कितनी होगी आपके, वो आपकी होगी 35 वर्ष। 31 वर्ष पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। लोकसभा के लिए कितनी है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष कितनी होती है, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमसे, चलिए, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो देखिएगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न पर लोग जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, तो कितने मूल कर्तव्य थे ये आपको पता करना है। तो देखिएगा मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 1976 के तहत जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 51A में, आर्टिकल नंबर 51 में एक में, और आपके कितने मूल कर्तव्य है 11। तो क्या इसका आंसर 11 होगा। देखिए मूल संविधान में बोला गया, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्यों, क्योंकि मूल संविधान में नहीं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान, लघु संविधान के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ आपके, आंसर हुआ इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो कैलकुलेटर किस पर, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से भी आ सकता है। ठीक है, फुल टॉपिक को पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस पर। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई हो क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई, ठीक है, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गई है, गलन कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। ठीक है, कह रहे इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। तो इंटरपोल के मुख्यालय की बात करेंगे पेरिस। ठीक है, अब देखिए इंटरपोल का मुख्यालय आपके फ्रांस में है। लियोन भी कहां पर है, आपके फ्रांस में है। और पेरिस में किसका हेड ऑफिस है, तो पेरिस में आपके यूनेस्को का हेड ऑफिस है। यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है। ठीक है, जिनेवा में तो बहुत सारे मुख्यालय हैं, जैसे डब्ल्यू हेल्थ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ऐसे बहुत सारे मुख्यालय कहाँ पर है, आपके जिनेवा में है। ठीक है, पेरिस आपके किस नदी के किनारे है, तो पेरिस हम कह सकते हैं सीन नदी के किनारे है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, लेकिन लियोन भी कहाँ पर है, आपके पेरिस में है, जहां पर इंटरपोल का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय, आपके इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। आलू, अनाज, दूध और आपके मुर्गा। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है आपका दूध। दूध का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो क्यों होता है, आपके कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। तो कैसीन क्या है, प्रोटीन है। तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। हल्का सा पीला होता है, दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। ठीक है, याद रखिए कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। ठीक है, एक प्रश्न अगर और इस पे बना दें कि दूध से क्या बनता है, दही। तो दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। और दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, तो केमिकल चेंज है। ऐसा चेंज है, तो केमिकल चेंज है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, तो केमिकल चेंज है। दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है। ठीक, याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही का बनना क्या होता है, किण्वन होता है।
तो जो दूध होता है हमारा, ठीक है, अब देखिएगा दूध से दही, दही मतलब होता है मक्खन, मक्खन भी बोल सकते हैं, दही भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मक्खन बोल सकते हैं, दही भी बोल सकते हैं, क्या बात एक ही है? तो हो सकता है बात एक ही हो, लेकिन मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है मक्खन में? ब्यूटेरिक एसिड होता है आपके मक्खन में, ठीक। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण को कहां से कहां तक चालन जो था प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जो चालन था उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, वो कहां से कहां तक था, ठीक है। सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कितने माप की ध्वनि को शोर कहा का नाम दिया जाता है? तो आंटी पुलिस बुला लेगी, गाना आपने सुना है कि आंटी पुलिस बुला लेगी, डीजे धीरे धीरे बजाओ ना, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो कितने डेसिबल की ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? शोर कहलाती है। तो 75 डीबी की जो ध्वनि होती है, 75 डीबी, तो 75 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है आपकी? शोर कहलाती है। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि 80 डीबी होती है। कितनी होती है? 80 डीबी की जो ध्वनि होती है वो आपके डेसिबल में गिनी जाती है, शोर में गिनी जाती है वहां पर। एक कंप्यूटर के स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाइट कहते हैं, बिट कहते हैं, किलो कहते हैं, या पिक्सल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वाइट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं 8 मार्च को। कब बनाते हैं? 8 मार्च को बनाते हैं। 8 जून को क्या बनाते हैं? विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर डे बनाते हैं, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब बनाते हैं? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस। ये देखिएगा 33 नंबर प्रश्न, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो देखिएगा फातिमा बीबी की अगर बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, आज तक कोई महिला ऐसी नहीं हुई जो मुख्य न्यायाधीश बनी हो। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। देखिएगा अगर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, तो आज तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, कोई भी महिला नहीं बनी। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, कैबिनेट की पद पर रहने वाली सबसे अधिक समय तक महिला। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला, संयुक्त राष्ट्र संघ में नामित होने वाली या नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन? आपकी विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? सिस्टर थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और आपके भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आपका? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करें, एरिया की बात करें, तो अगर एरिया की बात हम भारत से भी कर दें, ठीक है, तो भारत का एरिया कितना है? भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या भारत का एरिया है, राइट। उत्तर प्रदेश के एरिया की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? उत्तर प्रदेश का एरिया है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेश का एरिया है, राइट। अब एक बात पसंद ये करनी पड़ेगी हमें, एक बात क्या होगी यहाँ पर बात ये होगी कि भाई जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, अब देखिए प्रश्न क्या बनते हैं कि भारत की गणना किससे करेंगे? भारत की जानकारी विश्व स्तर पर करेंगे, और जिस राज्य में रहते हैं उसकी क्वांटिटी उससे तुलना किससे करेंगे? उस राज्य से करेंगे।
तो भारत अगर विश्व के अनुसार बात करें तो विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, यानी कि टोटल विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। वहीं भारत के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। कितना है? 7.33% है। याद रखिए कितना है? 7.33% है। वहीं अगर हम बात कर लें जनसंख्या के मामले में, किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। वहीं अगर हम बात जनसंख्या के मामले में कर दें, जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अगर बात हम जनसंख्या के मामले में कर दें तो देखिएगा, जनसंख्या को विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5% है। विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5% है। और भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 16.5%। तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% और विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या 17.5 है। तो अगर भारत से पूछा है तो ये दोनों पॉइंट सही होंगे, और उत्तर प्रदेश से पूछा आता है तो ये होंगे। ठीक है, ऑप्शन प्रतिशत क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो ए वाले दोनों होंगे, जनसंख्या पूछा जाएगा तो ए वाले होंगे। ठीक, राइट, क्लियर, एकदम डाउट नहीं। ठीक है, तो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आपके, ठीक है, राजस्थान का। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपके 10 पॉइंट, भारत के अनुसार कितना है? 10.38%। उसके बाद आपके एमपी का क्षेत्रफल है 9.38%। फिर आपके महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 9.36%। और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आता है जो भारत के अनुसार कितना है? 7.33% है, जो कि लास्ट ईयर प्रश्न भी पूछा गया था पेपर में। लास्ट ईयर प्रश्न भी पेपर में पूछा गया था। तो ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा, प्रश्न हमने बना दिया। इतना जबरदस्त प्रश्न आपके बन चुके हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए, उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है और चौथे नंबर पर आपके 7.33% आपके आता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है? 4 नंबर है क्षेत्रफल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, तो चक्रवर्ती सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। उसके बाद में बात अगर करी जाएगी तो राजगोपालाचार्य को मिला था। किसको मिला था? राजगोपालाचार्य को मिला था। और आपके सीवी रमन को भी मिला था। तो सीवी रमन को भी मिला था। तो देखिएगा, इसमें अगर राजगोपालाचार्य का नाम ऊपर है तो राजगोपालाचार्य की ही सही आंसर होगा। सीवी रमन को मिला तो था लेकिन उनके बाद मिला था। तो पहले किसको मिला था? पहले राजगोपालाचार्य का अगर नाम इसमें आता है तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम होता, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिलता, उसके बाद राजगोपालाचार्य को, और सीवी रमन को। एक ही साल में तीनों लोगों को दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भाई ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता? पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। भारत में नदी पर सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लास्ट ईयर यूपी पुलिस का प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? गंगा नदी। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, महात्मा गांधी सेतु आपका
गंगा नदी पर, यही राइट आंसर है। कहां पर है? बिहार में। ठीक है, तो प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी और गोदावरी कहां से निकलती है? तो त्रंबकेश्वर के निकलती है, त्रंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से निकलती है, त्रंबकेश्वर नासिक से निकलती है। लाल प्याज इसी नदी के किनारे होता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लाल प्याज भी इसी नदी के किनारे पर ही होता है। यही हमारा राइट आंसर है। इस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? ठीक है, वर्षा का होता है, वायु की गति का होता है, आर्द्रता का होता है। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो आपका देखिएगा सी वाला राइट आंसर हमारा होगा। कौन सा होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? ठीक है, वन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं। वानकी बोले या वन दिवस बोले, बात एक ही है। वन दिवस बोले या वानकी बोले, ठीक है, कब बनाते हैं? ठीक है, 21 मार्च को बनाते हैं, राइट। अब 21 मार्च की अगर बात करेंगे तो 21 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एक तो 21 मार्च होता है, कल शायद मैंने आपको पढ़ाया था, 21 मार्च होता है, एक होती है 23 सितंबर। क्या होता है? 21 मार्च होता है, 23 सितंबर। दोनों की दोनों तारीखें जब होती हैं भूमध्य रेखा की 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, दिन व रात समान होते हैं। दिन व रात क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात समान होते हैं। क्यों समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर कारण। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के कारण जो होते हैं दिन और रात समान होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात पूरी तरह से क्या होते हैं? समान होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपके? वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देहरादून में है। कब स्थापित किया गया था? 1906 में स्थापित किया गया था। और वन अधिनियम कब आया था भारत में? तो वन अधिनियम की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वो 1980 में की गई थी। वन अधिनियम की शुरुआत 1980 में की गई थी। ठीक है, याद रखिए कब शुरुआत की गई? तो 1980 में वन अधिनियम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो भाई देखिएगा 38 प्रश्नों को विद थ्योरी के समाप्त हमने किया है। कंप्लीट थ्योरी है आप लोगों के समक्ष, कंप्लीट प्रश्न है। 38 प्रश्नों को आपके 1 घंटे के करीब में हमने समाप्त कर लिया है। तो देखिएगा 1 घंटा अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके अगर डेली क्लास पढ़ने से पहले, मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास पढ़ने से पहले उसका रिवीजन करके जरूर आए। अगर आप 3 सेट अभी तक हो चुके हैं हमारे, कल हम चौथा सेट पढ़ेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न बनते हैं उन्हीं के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया, ठीक है, 1975, 25 नवंबर 1975 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। आप देखिए इस प्रश्न की खासियत को देखिएगा, बात समझ गए? तो हमने आपके लिए पूरे 1 घंटे, हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे में ही सब डिटेल इसकी समाप्त हो जाए, और ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा आरओ यारो की सीरीज भी चल रही है। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, संविधान हो गया, हिस्ट्री हो गई, यूपी स्पेशल हो गया, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर है आपके लिए। ठीक है, नंबर है आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए तो आप इस पे पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके यूट्यूब सभी पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का जल्दी जल्दी मिलता रहे। डेली 7 बजे मिलेंगे आपको यहीं पर। ठीक है, और अब हमारी क्लास की समाप्ति हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।